हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी शानदार तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग तांडव सीरीज का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत धारा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत धारा का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो काफी आपके एग्जाम के लिए शानदार होने वाला है। मैं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप शांति से इस क्वेश्चन को देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देख रहे हैं क्या, विद्युत धारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम लोग यहां से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया है क्या, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है, चार ऑप्शन दिया गया है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, दूसरा है विभवांतर, तीसरा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्या होगा, विभवांतर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, यानी विद्युत का चालन करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्लोरीन है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है, तीसरा फास्फोरस है, और चौथा क्या है, सल्फर है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 746 वॉट, 760 वॉट, 780 वॉट और 550 वॉट। यानी यहाँ पे 746 वॉट है, 760 वॉट है, 780 वॉट है और 550 वॉट है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बच्चा लोग होगा क्या, 746 वॉट, यानी यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्या, एम्पियर घंटा बराबर होता है। एम्पियर घंटा बराबर होता है। तो इनमें से किसके बराबर होगा, पहला ऑप्शन दिया है क्या, शक्ति के बराबर, दूसरा ऑप्शन दिया है आवेश के बराबर, तीसरा ऊर्जा के, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एम्पियर घंटा जो रिलेशन होता है वो कैसे आता है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा का डिफिनीशन होता है वो I बराबर क्या होता है, Q बटे में T होता है। यानी जो हमारा विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, आवेश बराबर में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, आवेश बराबर में क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आवेश को अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुने क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर Q को हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू क्या होगा, T होगा। हम जानते हैं कि I का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और टाइम का क्या हो जाएगा, या तो सेकेंड हो जाएगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि एम्पियर घंटा मात्रक है। क्या, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो किसका हो जाएगा, Q को हम लोग क्या बोल देते हैं, आवेश बोलते हैं। तो किसका हो जाएगा, आवेश का होगा। किसका होगा, आवेश का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। तो पहला ऑप्शन क्या है, जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सेकेंड अपॉन में जूल, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, तो पावर बराबर क्या जानते हैं, वर्क अपॉन में टाइम जानते हैं, ठीक है ना। जो हमारा शक्ति होता है वो क्या होता है, कार्य अपॉन में समय के बराबर होता है। तो कार्य के ऐसे ही मात्रक होता है क्या, जूल होता है,
और इसका क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है, तो वॉट के बराबर कौन सा है बाबू, ये जूल पर सेकेंड है। क्या है, जूल पर सेकेंड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को काफी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है। जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं वो कभी ना कभी पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा बच्चा लोग, जो भी आएगा हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसी में से आएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आपके पास ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है वो किसको मापता है, कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ठीक है ना, वोल्ट मीटर क्या है, एक युक्ति है जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या करता है, मापता है। और इसको परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है तांबा का, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन चांदी और चौथा ऑप्शन नाइक्रोम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। तो आप लोगों को बताना है कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, नाइक्रोम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा और क्या होगा, नाइक्रोम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। अच्छा, विद्युत प्रतिरोधकता का साइन क्या होता है, जे होता है। ठीक है ना, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो किसी चालक तार का तापमान पे निर्भर करता है और दूसरा उस चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्या चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पे, चालक की प्रकृति पे और इनमें से कोई नहीं। तो चालक की क्या है, प्रकृति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने यानी क्वेश्चन अभी तक ले हमने 9 क्वेश्चन को देखा है। आगे हम लोग 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या होता है बच्चे, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, जूल होता है, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, हर्बो, नाइट्रो और चौथा ऑप्शन क्या है, हाइड्रो। तो आप लोगों को बताना है बच्चा लोग कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। हाइड्रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, जल होता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्या, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है ना, किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन वहीं पे एक चालक पढ़ते हैं, एक अर्धचालक पढ़ते हैं। अगर अर्धचालक को हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं
वैसे वैसे उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी चालक तार के लिए अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध का भी मान क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, क्या विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, कूलम, वॉट, एम्पियर। तो यहाँ पे जानते हैं क्या, आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। इकाई समय में आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है। और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड होता है। इसी को अगर लिखते हैं तो ये जो हमारा होता है ना, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे कैपिटल एम से ए से लिखा जाता है, ठीक है ना, एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, अगला हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल कूलम, 1 जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे 1 वोल्ट के बारे में बोला गया है। यानी हम जानते हैं क्या, V बराबर में W बाई क्या होता है, Q होता है, क्या होता है, V बराबर में W बाई क्या होता है, Q होता है। यानी जो हमारा वर्क डन होता है उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और जो हमारा आवेश होता है उसका ऐसे ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। यानी 1 जूल कूलम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 जूल पर कूलम जो हमारा होता है वही क्या होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जूल पर कूलम जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जूल पर कूलम क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल पर कूलम। यानी 1 कूलम आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य जब 1 जूल होता है तो उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। जब 1 कूलम आवेश को किसी एक निश्चित पॉइंट से दूसरे निश्चित पॉइंट तक लेकर जाने में जब 1 जूल का कार्य होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है एमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो आप सभी लोग देख चुके हैं क्या कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्या, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एक वो क्वेश्चन था, उसके बाद से ये है। तो ये भी 2016 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया है श्रेणी क्रम में, दूसरा सर्वक्रम यानी समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, श्रेणी क्रम में। यानी एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाएगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अगर वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाएगा तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। पहला R बराबर में V इंटू आई, दूसरा R बराबर V अपॉन में I, तीसरा R बराबर में 1 अपॉन में V, चौथा R बराबर में V इंटू आई। तो हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, यहाँ पे V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो V बराबर में क्या होता है, I इंटू क्या हो जाता है, R। ठीक है, अब यहां से अगर हम R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में क्या हो जाएगा, I। अब इससे कौन मैच कर रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो R बराबर में क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को खूब शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहां तक हमने 17 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातुएं धारावाहक होती हैं। जो मेटल होती हैं वो धारावाहिक होती हैं, यानी उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कोर इलेक्ट्रॉन के, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी धातु होगा जो उसमें धारावाहक के रूप में कार्य करते हैं वो होते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जान रहे हैं क्या कि किसी भी परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा के मान को मेजर करने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस उपकरण में धन और ऋण, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एमीटर में, दूसरा वोल्ट मीटर में, तीसरा कुंडली में, और चौथा जो दिया है इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन 2015 में, 2023 में पूछा है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए एमीटर भी होता है। तो एमीटर हमारा इस टाइप से रहता है, ठीक है ना, इसमें भी एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो भी ऐसे होता है, इसमें भी प्लस रहता है, इसमें भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। और जो कुंडली होता है यहाँ पे उसमें नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली में। क्या हो जाएगा, कुंडली में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। आपके पास दो प्रतिरोध है बच्चा लोग, एक 10 ओम का है, दूसरा 20 ओम का है। उन दो प्रतिरोधों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपका समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा कितना होगा, 200 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम और 10 ओम। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर दो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है, यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है, वो क्या होता है, R1 प्लस क्या हो जाते हैं, R2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कि हमारा R1 बराबर दिया हुआ है 10 ओम और R2 बराबर दिया है कितना, 20 ओम। तो टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच का, यानी A और B के बीच का जब प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 10 ओम प्लस 20 ओम। तो फाइनली हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 30 ओम आएगा। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दो प्रतिरोध यानी पहला प्रतिरोध 10 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 20 ओम का है, जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जब हम ऐड करते हैं तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो 30 ओम आता है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ये शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। पहली बात आपको ना विद्युत विभव क्या होता है वो जानना चाहिए, विभवांतर क्या होता है वो आना चाहिए। तो हम जानते हैं विद्युत विभव जो होता है V बराबर में W बटा में क्या होता है, Q होता है। क्या होता है, W बटा में Q होता है। इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे V बराबर दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट दिया हुआ है, और Q बराबर दिया हुआ है, जो यहाँ पे Q दिया हुआ है वो कितना है, 2 कूलम्ब है, ठीक है ना। और निकालना क्या है हमें,
W निकालना है, यानी वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, V बराबर में W/Q। तो इस फॉर्मूला को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा V बराबर में 12 वोल्ट दिया हुआ है और W हमको निकालना है और Q बराबर कितना है, 2 कूलम्ब है। जब W निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 24J आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, तांबे और टीन दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे थे क्या, कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का जो फ्यूज का तार बना रहता है वो दो चीजों से मिलकर बना रहता है। एक तो क्या होता है, लेड होता है, और दूसरा क्या होता है, टीन होता है। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। लेड 60% होता है और जो टीन होता है वो 40% होता है। इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, ठीक है ना। बिजली के फ्यूज का तार जो बना होता है लेड और टीन, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे क्या, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, यहाँ पे 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.24 कैलोरी आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो आइए हम लोग देख रहे थे क्या, V बराबर में क्या होता है, I। सो V बराबर में क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर V बटा में क्या होगा, R होगा, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो I बराबर V बटा में R, ये सत्य होगा, ठीक है ना। V बराबर में क्या होगा, I बटा में R, ये गलत है। R बराबर में क्या होगा, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। हमारा जो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। पहला ऑप्शन कार्बन का, दूसरा जस्ता का, तीसरा तांबा का और चौथा लोहा का। तो जिंक जो होता है उसी का होता है, ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है, ऋण इलेक्ट्रोड होता है। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, 1.6 into 10 to the power 20 कूलम, 1.6 into 10 to the power 27, 1.6 into 10 to the power क्या होता है, 19 कूलम होता है। क्या होता है, 19 कूलम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, ये होगा क्या, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। अगर एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम जानते हैं क्या, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक कूलम्ब आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ये होती है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप सभी साथियों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हम लोग 31 क्वेश्चन को देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो आप सभी दोस्तों से विनती है कि आप हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इनमें से मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? H2, O2 गैस, N2 आर्गन गैस, हीलियम और नियॉन गैस, O2 और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर इनमें से किसके बराबर है? 1 मिली एम्पियर यहाँ पे किसके बराबर है? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मिली एम्पियर होता है, मिली जो होता है आपने पढ़ा है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अटो, जेप्टा, ऑप्टा, ठीक है ना। तो मिली जो होता है वो क्या होता है? 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 मिली एम्पियर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। अगर 1 माइक्रो एम्पियर बोला रहता है तो उसके लिए क्या हो जाता? 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाता, ठीक है ना। अगर 1 नैनो एम्पियर बोला होता तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ एम्पियर हो जाता। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में बहुत बार पूछा गया है। कभी मिली एम्पियर के बारे में पूछ लिया गया है तो कभी माइक्रो एम्पियर के बारे में पूछ लिया गया होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु, दूसरा आयन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो होगा हमारा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि जब भी कहीं पे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मुक्त अवस्था में होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, किससे? न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से, ठीक है ना। तो यहाँ तक ले सभी को समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। पहला ऑप्शन टंगस्टन का, दूसरा है तांबा का, तीसरा प्लेटिनम का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 समानांतर क्रम में संयोजित है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है? समतुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है Rp बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। दूसरा ऑप्शन है Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे 1/Rp बराबर दिया हुआ है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है किसके लिए है? ये समांतर के लिए है। किसके लिए? समांतर के लिए है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, अगर तीनों क्या है एक दूसरे के समानांतर होंगे तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा वह इस प्रकार से आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आइए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो दिया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर, तीसरा भी वोल्टमीटर है और चौथा एमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि एमीटर एक ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से हम किसी परिपथ में बहने वाले विद्युत धारा को मापते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यंत्र होगा? तो एमीटर होगा। क्या होगा? एमीटर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
एमीटर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति का बहुत सारा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। एक तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर में V इंटू आई होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू क्या होता है, R होता है। चौथा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में R। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो बच्चा ये पहला है, ये भी करता है। जहां पे हम देखेंगे आई स्क्वायर आर, ये भी करता है। और ये वाला v अपॉन वी स्क्वायर अपॉन में क्या है, ये आर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये निरूपित करता है। इनमें से गलत ऑप्शन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो जो गलत के लिए आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, ये होगा। ठीक है ना। कैसे तीनों एक्सप्रेशन क्या करता है, मैच करता है। जो नहीं मैच करता है वही पूछा गया है। तो आई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, आंसर होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट किसके बराबर होता है? तो V बराबर में क्या बोले थे, W बट्टा में Q होता है। W का क्या होता है, जूल होता है, और Q को ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो जो हमारा वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है? तो जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम्ब के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह जो होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पूछा गया है जूल वोल्ट एम्पियर। तो हम जो रिलेशन देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये मैचिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कोई एक सा अगर मिल जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या कि V बराबर में W बटा में क्या होता है, Q होता है। ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, Q होता है। तो V का क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है हमारा क्या, कूलम्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्ट, और इसका कूलम्ब हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया है क्या, कूलम्ब इंटू वोल्ट लिखा गया है। तो यही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, यही हमारा सही होगा। जो जूल होता है वो किसके बराबर होता है, कूलम्ब वोल्ट के बराबर होता है। कूलम्ब वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है? तो पावर हमारा जो होता है वो वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। इसको जूल में, इसको सेकेंड, जूल पर सेकेंड जो हमारा होगा, इसको पहले भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है किसका, तांबा का, जस्ता का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। ठीक है। हाँ, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किसकी बनी होती है, तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता हो, उष्मा में बदल देता हो। तो वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण जो होते हैं वो कौन होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने है, क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 24 होगा। इसको भी हम लोगों ने पहले देख चुका है।
अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा 10⁻⁻⁶ एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किलोवाट आवर जो हमारा कमर्शियल यूनिट होता है, हम जानते हैं के को कितना लिखते हैं 10⁻³ वॉट लिखते हैं, ठीक है। और जो घंटा होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा, और इसमें और 3 जीरो की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर सही से लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यही तो होता है 1 किलोवाट आवर बराबर हमारा इतना जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 किलोवाट आवर जो होता है, घंटा होता है, वो किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁻⁶ के बराबर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है तथा 100 वॉट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो यहाँ पे किसी विद्युत बल्ब का दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि V बराबर दिया है कितना 220 वोल्ट, और P बराबर में दिया है कितना 100 वॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें R निकालना चाहिए। जब R निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, V² में क्या होता है, R होता है, ठीक है। जब R को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V² में क्या हो जाएगा, P। तो V का मान कितना दिया हुआ है, 220 गुने 220, और P बराबर हमारा कितना है, 100 दिया हुआ। तो यहाँ से ये गया, इससे ये गया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 484 आएगा। तो जो हमारा R का मान आ जाएगा वो आ जाएगा इतना ओम आ जाएगा। अब बोला गया है क्या कि इतना वोल्ट पे, ठीक है ना, जो हमारा शक्ति होगा, पावर होगा, वो कितना होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है। हमें भी मिला हुआ है कितना 110 वोल्ट दिया हुआ है, और R भी मालूम है कितना 484 ओम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, P। तो P बराबर क्या होता है, V² में क्या होता है, R होता है। हम जानते हैं कि V कितना दिया हुआ है 110, इसको स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुणा करेंगे, और जो हमारा R है 4 है, 8 और कितना है 4 है। अब इसको अगर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो इसको अगर 2 मार्क में लेंगे तो ये 55 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगर इसको करेंगे तो ये भी हमारा 55 हो जाएगा, और 1 2 1 हो जाएगा। ये 11 11 121 होता है, और 11 5 कितना होता है 55 होता है, ये भी कितना हो जाएगा 5। तो हमारा 25 आ जाएगा। पावर बराबर जो होगा 25 वॉट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 वॉट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और कितना होगा 25 वॉट, और कैसे आएगा आपके सामने है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 50 है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। बच्चे लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ऐसे लगता है कि दोनों सेम बातें हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है वो अलग होता है, और जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है वो अलग होता है। जैसे में हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चा प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध होता है वो हमारा इस टाइप से होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। यानी प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है,
ओम होता है, ठीक है। और R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटे में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। यानी अगर देखेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो बातों पर निर्भर करता है। अगर किसी चालक तार की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। अगर किसी चालक तार का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद यानी अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई कम होगी तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर मोटाई ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर कोई चालक तार का मोटाई ज्यादा होता है तो उसमें उसमें उथले इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये हम जाने प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध के ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, और उसको ऐसे लिखा जाता है। और R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन में क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग जानेंगे क्या, अब प्रतिरोधकता के बारे में। जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, रो। और ये होता है R इंटू ए अपॉन में क्या होता है, एल होता है। तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का भी क्या होता है, मीटर। तो इससे चला जाएगा तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, ओम मीटर आएगा। तो जो प्रतिरोधकता होता है उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, क्या, ओम मीटर। आइए हम लोग 51 यानी 51वां क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जब किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उस परिपथ के लिए क्या समान रहता है, यानी नहीं बदलता है, प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या, विद्युत धारा होगा, क्या होगा, विद्युत धारा। यानी अगर कोई यहाँ पे देख लेते हैं, इस प्रकार से तीन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा गया हो, ठीक है ना। ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। तो यहाँ पे क्या सिमिलर होगा, यहाँ इसमें बहने वाला जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। हर एक जगह क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हमारा वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का मान होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन सारे प्रतिरोधों में जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान होती है, तो क्या होगा बच्चा, आई होगा। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस प्रतिरोध के से भी 2 ही एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी 2 ही एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, और यहाँ भी क्या होगा, 2 ही एम्पियर का विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो यहाँ पे जो नहीं बदलने वाला चीज होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा होता है, और बदलने वाला चीज होगा वो क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा और प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिरोध का मान 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। जो नहीं बदलने वाला है वो क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम के लिए अगर यहीं पे समानांतर क्रम पूछ दिया जाता है तो वहां पे प्रतिरोध का भी मान बदल सकता है, विद्युत धारा का भी मान बदल सकता है, लेकिन वहां पे क्या होगा, विभवांतर फिक्स होगा, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन मिलेगा हमें आगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है मोटर, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, जनरेटर, चौथा ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर होगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, गैल्वेनोमीटर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, पहला ऑप्शन वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में, चौथा श्रेणी और समानांतर दोनों में, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बच्चा लोग अगर कहीं पे भी प्रतिरोध का मान बढ़ रहा होगा तो हम समझेंगे कि उसका
जो कनेक्शन हुआ होगा यानी जोड़े होंगे तो वो क्या होगा, हमारा श्रेणी क्रम में क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है ना, किसमें जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में। जब कभी भी दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो एक प्रतिरोध का मान होता है और जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा आता है। क्या आता है, ज्यादा आता है। लेकिन समानांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो कम आता है। जो सिंगल प्रतिरोधों को अगर हम ऐड करते हैं तो वहां पे जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आता है वो क्या होता है, कम होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होती है। रेशम के द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होती है। तो कांच के छड़ पे बच्चा लोग कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, पहला ऋण आवेश है, दूसरा धन आवेश है, तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों है और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, कांच पे कौन सा आवेश आता है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होगा, तो ये हो जाता है धन आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है, एबोनाइट के छड़ पे उत्पन्न होता है ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इबोनाइट के छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होता है वह आवेश होता है ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है ना, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है और ऊन पे क्या हो जाता है, वो धन आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल का पर कौन सा नियम लागू होता है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर कहीं पे दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के पास रखते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वह कौन सा नियम का पालन करता है या कौन सा नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन है फैराडे का नियम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर का नियम, तीसरा ऑप्शन है कूलाम का नियम और चौथा ऑप्शन है ओम का नियम। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे बच्चा लोग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन में, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में, तीसरा न्यूट्रॉन में और चौथा है हमारा विद्युत धारा में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन में। किसमें, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के वर्ग के, धारा के वर्गमूल के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप ऊष्मा जानते हैं, ऊष्मा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू क्या होता है, टी होता है। जे वाला एक्सप्रेशन हमारा होगा। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है किसके, तो टाइम के, प्रतिरोध के, ठीक है ना, और विद्युत धारा के वर्ग के, विद्युत धारा के वर्ग के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे हम जानते हैं कि किसी भी परिपथ में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसमें बहने वाले धारा के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चर रहता है। तो यहाँ पे हमारा ओम का नियम जो लागू होता है वह अचर ताप पे लागू होता है। किस पे,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे लागू होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होगा, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध दो बातों पे निर्भर करता है, एक लेंथ पे, एक एरिया ऑफ कोर सेक्शन पे। अगर हमारे घरों में जो चालक तार लगे होते हैं, अगर कोई तार पतला होता है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर वही चालक तार मोटा होता है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या कि अगर यहाँ पे एरिया ऑफ कोर सेक्शन क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। एरिया ऑफ कोर सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया ऑफ कोर सेक्शन कम है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। अगर किसी चालक तार की लंबाई कम होगी तो उसकी प्रतिरोध भी क्या होगी, कम होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया है, दो बातों पे निर्भर करता है, लंबाई पे और उसके अनुप्रस्थ काट पे। तो पहला ऑप्शन है कि चालक तार की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद काट पे, चालक की प्रकृति पे उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हमारा उपर्युक्त में सभी कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। ठीक है ना। ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। आए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच आरेख खींचा होता है। सरल रेखा, वक्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, क्योंकि इसका गलनांक कितना, 3000 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो कितना होता है, 2700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3300 डिग्री सेल्सियस के बीच में आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है ना, इनमें से दोनों हो सकता है। कैसे, ये जो हमारा गलनांक होता है वो 2700 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है, ठीक है ना, वो क्या है, दिया हुआ है कि, यानी यहाँ पे I बराबर क्या दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। और जो समय दिया हुआ है T बराबर 10 मिनट। मिनट को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, I बराबर में क्या होता है, Q बटे में T। यहाँ पे क्या पूछा गया है, Q पूछा गया, तो I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। I बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर है, और T बराबर कितना है, 600 है। ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 गुने 60, 6 बचे 30 हो जाएगा, 300 क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमारा Q होगा वो क्या हो जाएगा, 300 कूलम्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो हम जानते हैं P बराबर में V इंटू क्या होता है, I होता है। क्या होता है, I होता है। और E जो होता है वो क्या होता है,
यहाँ पे P बराबर में E अपॉन में क्या होता है, T होता है। तो अगर हम E निकालेंगे तो P इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या, किसी प्रतिरोधक में उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है, या तो ये बोलिए और नहीं तो W बोलिए। तो W बराबर में क्या होता है, P इंटू टी। तो W बराबर P बराबर क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी होता है। तो VIT जहाँ पे होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गति की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, दोनों अवस्था में, इनमें से किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है, त्याग करने वाला हमेशा क्या होता है, धन आवेशित होता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके सामने है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का मान क्या है, 10 ओम है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि 10 प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है ना। जिन एक प्रतिरोध का मान क्या है, 10 ओम है, यानी 10 ओम का 10 प्रतिरोध को अगर पैरेलल में हम ऐड करेंगे तो उसका जो R इक्विवेलेंट का मान होगा वो कितना होगा, यानी 1 अपॉन में अगर R इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ऐसे करेंगे तो 10 बार आएगा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट जो होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम देखेंगे 10 से आएगा, ठीक है ना, और ऊपर में भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। हम ये भी जानते हैं कि अगर समान मतलब प्रतिरोध 10 दिया है और 10 प्रतिरोधों का मान क्या है, समान है, तो उसमें से एक प्रतिरोध को लेते हैं और जितना प्रतिरोध को हम ऐड करते हैं उससे भाग देंगे, यानी 10 में 10 से भाग देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 ओम क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, यदि 4 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उनका समतुल्य, 4 समान प्रतिरोधकों यानी चारों प्रतिरोधों का मान क्या है, समान है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए कि यदि 4 समान प्रतिरोध, ये R1 बराबर, ये R2 बराबर, ये R3 बराबर, ये क्या है R4, और सभी के सभी क्या है, एक समान है, क्या है, एक समान है। तो ये 5 ओम हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 20 ओम में 4 से भाग देंगे, जो आंसर हमारा आएगा वो 5 ओम आएगा, और इस सब का मान कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 ओम होगा। क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच की धारा से, कि विभवांतर से, कि प्रतिरोध से, या कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बल्ब 1 मिनट में 120 आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या करना है, निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है बच्चा लोग, Q बटा में T होता है।
यहाँ पे Q का मान कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 होता है। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 एम्पियर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है ना, रोशनी बढ़ाने के लिए, टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, बल्ब की सुरक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे बल्ब के सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बल्ब के सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, यानी ये इसका क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं P का बात कर रहा है। तो P बराबर क्या होता है V इंटू आई, दूसरा हमारा क्या होता है P बराबर में V स्क्वायर अपॉन में क्या होता है R होता है, और तीसरा होता है P बराबर में क्या होता है I स्क्वायर इंटू R। तो अगर ये मैचिंग करेगा वो हमारा तो है, जो नहीं मैचिंग करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये भी हमारा मैच कर रहा है, ये भी हमारा मैच कर रहा है, लेकिन जो मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है। एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, इनमें से किसी में नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑटोमोबाइल में, ठीक है ना। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार को सेशन पाने के लिए, ठीक है ना, आप हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।